नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। इजराइल और गाजा के बीच में पिछले 2 दिनों से जिस रूप में संघर्ष लगातार जारी है, युद्ध जिस तरह से जारी है, वो जल्द ही खत्म हो सकता है। वो युद्ध जो हजारों लोगों की जान ले चुका है, मिडिल ईस्ट की शांति भंग कर चुका है, वहां पर अब शांति की आहट सुनाई दे रही है। और ये सब तब संभव होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए शांति प्लान पर मुहर लगेगी। जी हां, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में 20 पॉइंट्स वाला शांति प्लान पेश किया और जिसमें गाजा और इजराइल के बीच में लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने का दावा किया गया। लेकिन क्या ये योजना वाकई में समाधान ला सकती है या फिर सिर्फ ये राजनीतिक प्रदर्शन है? अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का शांति प्लान, आखिर क्या होगा समाधान? अपने आप में अभी आज की क्या बड़ी तस्वीर है वो हम आपको बताएंगे। तो मध्य पूर्व में शांति की तलाश एक बार फिर से चर्चा में है। इजराइल और गाजा के बीच 2 सालों से चल रहा युद्ध खत्म हो सकता है। वो युद्ध जो हजारों लोगों की जान ले चुका है, मिडिल ईस्ट की शांति भंग कर चुका है। वहां पर अब शांति की आहट सुनाई दे रही है और ये सब तब संभव होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए शांति प्लान पर मुहर लग जाए। जी हां, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में जो 20 पॉइंट्स वाला शांति प्लान पेश किया, जिसमें गाजा और इजराइल के बीच में लंबे वक्त से जारी संघर्ष को समाप्त करने का दावा किया गया। लेकिन क्या ये योजना वाकई में समाधान ला सकती है या फिर समाधान लाती हुई नजर आ रही है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रदर्शन है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात की जाए ट्रंप की ओर से पेश किए गए उस शांति प्लान के मुख्य बिंदुओं की। वो जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस की तरफ से इजराइल और हमास के बीच में जो पीस प्लान पेश किया, उसके आखिर क्या बड़े बिंदु रखे हैं? तत्काल संघर्ष विराम, यानी दोनों पक्षों की सहमति से युद्ध तुरंत रोका जाए। बंधकों की रिहाई दूसरा बड़ा हिस्सा, सभी इजरायली बंधकों को 72 घंटों में रिहा किया जाएगा। गाजा का टेरर फ्री क्षेत्र, हमास के प्रभाव को कम करने और नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का दावा। इजरायल की आंशिक वापसी इसमें शामिल है, जिसमें निर्धारित रेखा तक पीछे हटने और युद्ध रेखाओं को स्थिर करने का प्रावधान भी है। अब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और प्रशासन का भी इसमें हिस्सा है, जिसमें कहा गया है तकनीकी सीमित गाजा के प्रबंधन में मदद किया जाएगा। मदद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा, उसमें एक तरह से यूएस की बड़ी भूमिका होगी। हथियार छोड़ने वालों को माफी, यदि हमास के सदस्य हथियार छोड़ने को तैयार हैं तो उन्हें सुरक्षित निकासी का विकल्प दिया जाएगा। पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता का भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें गाजा को अंतर्राष्ट्रीय मदद और विशेष आर्थिक जोन का प्रस्ताव है। ये उन 20 बिंदुओं के प्रमुख हिस्से हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योजना को एक तरह से दबाव में स्वीकार किया, लेकिन अपनी सुरक्षा शर्तों के साथ में। उन्होंने ये कहा कि हम पीछे हटेंगे, तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा हमारे हाथ में कोई नहीं ले सकता, हमारे हाथ से कोई नहीं ले सकता। वही हमास ने बंधकों की रिहाई पर हामी जरूर भर दी, लेकिन हथियार छोड़ने को वो स्वीकार नहीं। उनका कहना है कि गाजा उनकी जमीन है और इसे बगैर लड़ाई के छोड़ा नहीं जाएगा। यानी इससे स्पष्ट ये हुआ कि शांति की राह अभी भी जटिल और अभी भी अस्थिर है। वहीं शांति प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने साहसिक कोशिश कहा। भारत हो, रूस हो, यूरोपीय देश, इन सभी ने इस पीस प्लान का स्वागत किया। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जब जमीनी हकीकत नहीं बदली तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन केवल प्रतीकात्मक ही हो सकता है। अब ट्रंप का जो शांति प्लान है वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी पहल नजर आता है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। दरअसल इजराइल और हमास दोनों की शर्तें और जनता की आशंकाएं इसे वास्तविक में समाधान बनने से रोक रही हैं। अब ऐसे में सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या ये केवल एक अस्थायी समाधान है या फिर मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में ये पहला कदम? अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये योजना आखिर लागू कैसे होगी और क्या वास्तव में ये वॉर का अंत
कर सकती है क्या? ये गंभीर विषय है जिस पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ेगा, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। मेरे साथ में जो खास मेहमान जुड़ रखे हैं, आइए आपको मैं जल्दी से मिलवा देती हूँ। पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी समय मेरे साथ में चर्चा में जुड़ रखे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज के से जुड़े हुए हैं जेएनयू से, और मेरे साथ में इस समय अमेरिका से जर्नलिस्ट जुड़ रखे हैं जेनिया बहल, और साथ ही साथ ग्रुप के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जल्दी हुसैन जावेद पाकिस्तान से पत्रकार भी आपको इस दौरान जल्द ही नजर आएंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा पीस प्लान है वो किस रूप में आखिर नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर तब से अभी तक की तस्वीर में कितना बदलाव नजर आता है। चर्चा की शुरुआत में जेके त्रिपाठी जी से ही करती हूँ। जेके त्रिपाठी जी, बार बार इस पूरे पीस प्लान की चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है जो पीस प्लान अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीस प्लान पेश तो किया गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना उतना ज्यादा आसान नजर नहीं आता, और वैसे भी जो मियाद है वो तो खत्म होती नजर आती है। आज ये तस्वीर नजर आ रही थी कि गाजा और इजराइल दोनों ही तैयार हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से जिस रूप में बॉम्ब शेलिंग की जा रही है उससे तो अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। सर देखिए, सबसे पहले आपको और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। जी सर, आपकी बात देखिए सही है कि अभी ये जो पीस प्लान पे बात हुई है और मौखिक रूप से दोनों पक्षों में सहमति हुई है, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप काफी अपबीट नजर आ रहे हैं, ये अभी इसके बारे में सही सही इसका आकलन तभी होगा जब 1-2 दिन बाद पता लगेगा कि इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेबल है, क्या क्या नहीं जी। अभी तो कह दिया गया है कि चलिए ठीक है, 72 घंटे में बंदियों की रिहाई होगी। इजराइल के 48 बंदी, उसमें से शायद 20 ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो 28 बंदियों की रिहाई होगी। इसके एवज में इजराइल के जेलों में बंद फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई होगी। स्थिर की जाएगी युद्ध रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन होगा, जो हथियार डालेंगे उनको आम माफी दी जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, इस पे कई चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। पहली चीज ये भी स्पष्ट नहीं है कि इजराइल ने जैसे कह दिया है कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमने अपनी सेनाओं को आदेश दे दिया है कि वो एडवांस स्टेज में रहें युद्ध विराम के लिए। मतलब जब तक युद्ध विराम लागू नहीं हो जाता तब तक वो पूरी तरह हमला कर सकते हैं, और ये इजराइल कर रहा है। तो वो 3-4 घंटे 12 बजे रात के या कब तक रहेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बीच इजराइल को एक अपर हैंड मिला के वो हमला कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि जैसा आपने बताया कि इस बारे में बड़ी आशंका, बड़ा ऊहापोह है कि क्या हमास हथियार छोड़ने पे तैयार हो जाएगा जी, क्योंकि हमास ने इस बारे में ऐसा कुछ कहा है जिससे नहीं लगता है कि वो तैयार हो। तीसरी चीज ये है कि पुनर्निर्माण की बात। अब पुनर्निर्माण कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा? क्या जैसे जो आमतौर पे होता है ऐसे मामलों में कि अमेरिका या पश्चिमी देश पुनर्निर्माण के नाम पे ठेके ले लेते हैं और कंसल्टेंसी के नाम पे जितने का बजट होता है उसका 60% वहाँ वापस पहुँच जाता है उन देश। जी जी। और सबसे बड़ी बात देखिए, ट्रंप के आने के बाद फरवरी में भी एक युद्ध विराम हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन वो कुछ समय तक ही चला, उसके बाद तोड़ दिया गया। फिर एक सवाल ये भी देखिए, ऐसे नाजुक मामलों में क्या होता है कि अगर दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष से जरा सी भी चूक होती है तो वो तुरंत दूसरा पक्ष आरोप लगा के कि देखिए इन्होंने इसको शांति समझौते को भंग किया तो हम भी हमला कर रहे हैं। लेकिन सर बार बार तो ये कि समझौता तो पेश किया गया और मुहर भी उस पर लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कितना प्रैक्टिकल रूप में इंप्लीमेंट होता है अपने आप में ये बहुत गंभीर हो जाता है। मैं जल्दी से यूएस से हमारे साथ में जुड़े जर्नलिस्ट जेनिया बहल जी का भी मैं रुख करूं, और मेरे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे साथ में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी इस दौरान मौजूद हैं। मैं और
स्वर्ण सिंह सर, आप ही का रुख करना चाह रही हूँ। जरा मुझे समझाइए, खासतौर से ये कहा जा रहा है कि वही यूएस जो एक तरह से आग में घी डालकर उस आग को बढ़ाने का काम करता रहा है और अब वो फायर ब्रिगेड का काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश अच्छी कोशिश जरूर है, लेकिन वो बड़ी पेचीदा है। वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, उसका प्रॉपर समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप का जो 20 सूत्रीय प्रस्तावना है जी, उसके पीछे उनको नोबेल पीस प्राइज लेने की जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा प्रबल उसके पीछे है। उसके साथ साथ दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हों, अरब देश हों, इस्लामिक मुस्लिम देश हों, भारत ने भी, ज्यादातर सब देशों ने इसका स्वागत किया है। ध्यान दें, समर्थन नहीं किया है, स्वागत किया है। तीसरी बात, हमास के अंदरूनी नेतृत्व में अभी एक मत नहीं हुआ है कि किन किन चीजों पर सहमति बनी है या नहीं बनी है। मोटे तौर पे उन्होंने, क्योंकि धमकी आई थी राष्ट्रपति ट्रंप की कि वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान करेंगे और नेतन्याहू को पूरी आजादी दे देंगे, इसलिए उन्होंने ये बात मान ली कि 48 घंटे में उन्होंने जो उनके पास हॉस्टेजेस हैं वो दे दिए हैं और उसके बदले में कुछ फिलिस्तीनी 2000 के करीब जो कैद में थे इजराइल की, वो छोड़े जा चुके हैं। और दूसरी बात कहा कि हम हमास जो है वो गाजा की सत्ता देने को तैयार हैं, जो कि पहले से ही उनके हाथों से छूट चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ज्यादातर गाजा में अपना आज जो है काबू बना चुकी है। जो ज्यादा जटिल मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस 20 सूत्रीय प्रस्तावना में कहा गया कि जो हमास के लोग निशस्त्रीकरण करके जाना चाहते हैं उनको दूसरे देश जाने की इजाजत है। नेतन्याहू तो नहीं मानते ये। नेतन्याहू की कंडीशन है कि जब तक हमास पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारी सेनाएं वापस नहीं आएंगी। ठीक उसी तरह से हमास कहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोई एक गुट बनाकर वहां का सत्ता नहीं देंगे, जिस तरह से इंटरनेशनल एक तरह से गवर्नमेंट वहां बनने की कोशिश है। जब बोर्ड ऑफ पीस जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति ट्रंप करने जा रहे हैं, हमास उसमें सहमत नहीं है और ना वो वहां से निशस्त्रीकरण करना चाहता है और ये भी नहीं मानता कि भविष्य में उनका कोई उसमें भूमिका नहीं होगी कि किस तरह से प्रशासन चलेगा गाजा में। वो बार बार कह रहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के अपने राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्णय लिए जाएंगे कि कैसा भविष्य बनेगा गाजा का, जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि जिन जगहों पर वो काबू कर चुके हैं वहां पहले से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास और डेवलपमेंट की सब चीजें करना शुरू कर देंगे कल से ही। और जबकि सोमवार को ये प्रस्तावना हुई थी और शुक्रवार को, जैसे आपने कहा, 70 फिलिस्तीनी मारे गए हैं हमलों के दौरान। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जब कहा कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको सेफ्टी, उनको वापस लाना सुरक्षा से, इसके लिए आप युद्ध रोक दें, उसके लिए इजराइल ने जो है बमबारी बंद की है। उसका मतलब ये नहीं कि अब वो हॉस्टेजेस वापस आ गए तो फिर से वो बमबारी शुरू कर सकता है। अब देखें 19 जनवरी की जो 2 महीने तक एक तरह से युद्ध विराम रहा था, उसमें भी कई बार इस तरह के उल्लंघन इजराइल की तरफ से हुए थे। तो दोनों तरफ से अभी काफी मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्तावना की है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो उनमें वो सब चीजें नहीं है जो 22 सितंबर को 8 मुस्लिम देशों ने ड्राफ्ट उनको दिया था, उनमें कई चीजें अब नहीं है। वो ज्यादा इजराइल की तरफदारी करता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई समय सीमा नहीं कि इस तारीख तक ये हो जाएगा, उस तारीख तक वो हो जाएगा। तो हो सकता है मामला अब लटकेगा काफी देर तक और फिर इस तरह से उल्लंघन होंगे, हमले होंगे। मुझे नहीं लगता कि शांति व्यवस्था बनने वाली है बहुत जल्दी से यहाँ। सर, यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल ही में, कल ही रात से अभी तक हमने कई बार ऐसे अलग अलग ग्लोबली मीडिया में ये भी बड़े स्तर पर चर्चा देखी कि गाजा की तरफ से ये जो पूरा पीस प्लान है उसमें समर्थन दे दिया गया है। ये कहा गया जो बंधक हैं उनकी रिहाई के लिए वो तैयार है। इजराइल की तरफ से पहले ही सशर्त एक तरह से इस पीस प्लान पर रजामंदी दिखाई गई। लेकिन मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट उमा शंकर सिंह जी
भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। उमाशंकर जी, आप पिछले काफी लंबे वक्त से इंटरनेशनल स्तर पर ये चीजों को कवर करते रहे हैं। लगभग 3.5 साल का वक्त हो चुका है जब इजराइल और हमास के बीच में जो नरसंहार हुआ, जिस तरह से स्थिति है वो पूरी दुनिया ने देखी। अब अमेरिका का ये पूरा पीस प्लान, बार बार ये कहा जा रहा है कि पीस प्लान तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से उसमें कुछ शर्तें रखी गई, जिसमें ना हमास तैयार हुआ रहा है ना ही उसमें इजराइल तैयार हो रहा है। खासतौर से हमास को भी एक तरह से पॉलिटिकल या फिर इंटरवीन करने की कोशिश यूएस की तरफ से की गई है, उसको दोनों ही तरफ से नकारा जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से यूएस का ही झंडा फहराने की एक कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की। क्या यही वजह है कि ये बहुत बड़ा पेच है इस पूरे पीस प्लान का? उमाशंकर जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है मोटिव की, मंशा क्या है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है मंशा। हमें देखना होगा कि मंशा क्या है। अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि जो 19 जनवरी को जो एक बाइडेन जाते जाते एक शांति समझौता करा गए थे और वो पहला चरण हुआ भी, कुछ बंधकों की वापसी हुई, कुछ जो फिलिस्तीनी जो कैदी थे उनकी भी रिहाई हुई। लेकिन उसके बाद वो दूसरे चरण में क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इजराइल किसी भी सूरत में गाजा से जो अपने फोर्सेस को जो है वो पीछे नहीं लेना चाहता है। और यहीं आकर उसकी मंशा पे सवाल उठता है। जब नेतन्याहू ने जंग को शुरू किया था 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद, तो 3 मकसद बताए थे उसके। पहला मकसद ये था बंधकों की वापसी, दूसरा ये था कि हमास को खत्म करना, और तीसरा ये कि हमास को इस तरह खत्म करना कि वो फिर से सुरक्षा के लिए खतरा न बने। देखिए, बंधकों की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। तकरीबन 48 बंधक अभी भी हमास के पास हैं, जिसमें से 20 जिंदा बताए जा रहे हैं। तो पहले मकसद में वो कामयाब नहीं हुए, हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए, उसमें कामयाब नहीं हुए। और हमास को इस तरह से तो खत्म कर ही नहीं पाए हैं कि वो फिर से खतरा न बने। और ये बार बार चिंता इजराइल की तरफ से दिखाई जा रही है। और इसलिए जो हथियार रखवाने की जो बात है, जो शर्त है 20 सूत्री कार्यक्रम में, उसमें वो शामिल है। तो अब हमास जो है वो सोच रहा है कि उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ना हथियार बचेगा, ना उसको शासन में कोई सम्मिलित किया जाएगा, तो वो आखिर क्या करे। अभी जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि उसने ये कहा है कि जो इजिप्ट में जो कल एक बैठक होने वाली है, उसमें वो चाहता है कि किस तरीके से बातें आगे बढ़े, उसमें उसको एक हिस्सेदारी दी जाए, एक शिरकत करने का मौका दिया जाए। मुझे लगता नहीं कि जो मंशा है नेतन्याहू की कि वो हमास को किसी भी तरह से कोई स्पेस देंगे। और दूसरी तरफ जो स्वर्ण सिंह जी बात कह रहे थे वो भी बहुत सही है कि जो ट्रंप हैं वो किसी भी तरीके से एक बड़ी कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन के फ्रंट पे उनको कामयाबी नहीं मिली, तो वो चाहते हैं कि हमास क्योंकि पहले से कमजोर हो गया है और 8 देश जो अरब के हैं उनके साथ मिलकर ये पीस प्लान जो है वो बनाया गया है, तो किसी तरह चाहते हैं कि बड़ी कामयाबी मिल जाए ताकि जो उनकी एक जिद है नोबेल पीस प्राइज की, उस दिशा में वो अपना दावा और ज्यादा मजबूत कर सके। तो इसलिए मैंने शुरुआत में बात की कि मंशा क्या है, क्या अस्थायी शांति की मंशा है जो कि अभी तक नजर नहीं आती। ये पॉलिटिकल से ज्यादा आर्थिक डील के तौर पे नजर आता है इसमें। जो इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की गई है, जो निकाय वहां पर रूल करेगी, उसके जो रूल करेगा, जो टेक्नोक्रेट्स का दल रूल करेगा, उसके जो पीस बोर्ड के अंदर होगा, उस पीस बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। तो बहुत सारा कुछ जो है कंसंट्रेटेड लग रहा है। और आपने शुरुआत में सही कहा कि ये लग रहा है कि ये इजराइल का जो एजेंडा है उसको ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। और इसलिए हमास ये चाह रहा है कि जो विड्रॉ जो करेगा हमास गाजा से, उसकी टाइमलाइन एक पेश करे जो कि इस अभी तक की 20 सूत्री जो फॉर्मूला उसमें सामने नहीं आया है। तो हमास के अपने कंसर्न्स हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की बात करें तो उनकी मंशा भी जो है वो किसी तरह वॉर को टालने की है, खत्म करने की नहीं, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी की जो बात है वो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस दिशा में अभी तक लेकिन आपने एक बड़ी बात इस दौरान ये जो कही है कि ये पॉलिटिकल कम और इकोनॉमिक सौदा थोड़ा ज्यादा नजर आता है। मैं इसी सवाल के साथ में यूके देवनाथ जी का रुख करना चाहूंगी, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। यूके देवनाथ जी, इस बात को एक बात और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, अपना पॉलिटिकल तो गेन देखना ही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इकोनॉमिक गेन भी देखना चाहते हैं। और दूसरा तरफ मुझे ऐसा लगता है कि नोबेल शांति गेन भी वो देखना चाहते हैं। नोबेल शांति प्राइज को लेकर बार बार उनकी जो बड़ी इच्छा जो हुलेरे मारती रहती है, उनको ऐसा लग रहा है इजराइल और गाजा एक सबसे आसान और उसके बहुत नजदीक वो शायद पहुंच रहे हैं। नैना जी, जहां तक नोबेल पीस प्राइज की बात है, देखिए इसमें होगा वही जो कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे
कुछ हद तक डच कंट्रीज चाहेंगी। इतना आसान नहीं है, और वो अमेरिका से इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं, लास्ट ऑफ ऑल डोनाल्ड ट्रम्प से। देखिए, जमीनी हकीकत थोड़ी ज्यादा पेचीदा होती है। अब ये 20 पॉइंट में से एक पॉइंट जैसे बोला जाता है कि हमास जो है सीज फायर के लिए मान गया है अगर वो हथियार डाल देगा। डिटेल्स होती हैं, अगर वो हथियार डाल देगा तो जैसे 1971 में जब पाकिस्तान की फौज ने बांग्लादेश में हथियार डाले, हथियार डालने का एक्चुअल मिलिट्री इंटरप्रिटेशन है कि आप हथियार जो है जीतने वाले पक्ष को हैंडओवर कर देते हैं। लेकिन हमास बोल रहा है कि नहीं, वो जब हथियार अगर उन्होंने जमीन पे रख भी दिए, फायर नहीं करेंगे लेकिन आईडीएफ को हैंडओवर नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हथियार उन्हीं के कंट्रोल में रहेंगे जहां पर भी वो सुरंगों में उनको छुपा के रखते हैं। तो फाइन प्रिंट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अब कोई बोल रहा है कि वहां पर आईडीएफ जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, नेतन्याहू को कन्विंस कर लिया है कि आईडीएफ पुल बैक कर लेगी। अब आईडीएफ अगर गजा से, खान यूनिस से या रफा से पुल बैक करती है, इजराइल का इंटरप्रिटेशन ये है कि टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, हैवी इक्विपमेंट, क्रेन्स, उनको वो पीछे ले जाएगा, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड जो हैं वो वहां पर बने रहेंगे गजा के अंदर। इजराइल की जो इंटरनल खुफिया एजेंसी है शिनबेट गजा के अंदर काम करती रहेगी। ये हमास मान नहीं रहा, तो इतना आसान नहीं है कह देना कि इजराइल की आईडीएफ पुल बैक कर लेंगी इजराइल के अंदर। अब बोल रहे हैं कैसे सरकार फॉर्म होगी। देखिए, सरकार फॉर्म होगी, हमास के ऊपर दबाव आ रहा है कि वो सरकार का हिस्सा ना बने। अब हमास के भी दो विंग हैं क्लियरली, एक है हमास का मिलिट्री विंग, ठीक है, उन्होंने हथियार उठाए हैं, वो सरकार का पार्ट नहीं बनेंगे जब अंतरिम सरकार बनेगी। लेकिन हमास का जो पॉलिटिकल विंग है, जिसमें ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, नेगोशिएशन टेबल पर बैठते थे, पेन जिनका हथियार था, क्या वो भी भविष्य की इस अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल एक और चीज है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी मोहम्मद अब्बास, जिनका की होल्ड वेस्ट बैंक में ज्यादा है, वो तो गजा के लोगों को एकदम पसंद ही नहीं है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं होस्टेजेस की, अब ये सब लोग ऐसे बोलते हैं कि 20 होस्टेज हैं जिंदा, 28 शायद अभी भी होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? नेगोशिएशन जब होस्टेजेस के बारे में होती है तो इजराइल की जेलों में भी तो 11,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस बंदी हैं, वेस्ट बैंक के, गजा के और दूसरी जगह से। इनमें से 3,500 पे तो अब पिछले 2 साल में कोई चार्जशीट भी नहीं रेज हुई है। और सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला है कि 400 से ज्यादा महिलाओं को पकड़ा हुआ है वहां पर, जिसमें कि 49 महिलाएं हैं जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है, और इसी तरह से 350 बच्चे हैं जिनकी जो कस्टडी में है इजरायली जेल में, जिनकी उम्र 16 साल से कम है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल के बंधकों को हमास छोड़ेगा, काउंटर बार्गेनिंग में उतने सारे इन सब महिलाओं को, बच्चों को, और चार्जशीट जिन पर दाखिल नहीं हुआ, इनको भी तो छोड़ना पड़ेगा। तो मामला जमीन पर जब फाइन प्रिंट आती है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जी नैना जी, बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे साथ में अब इस समय यूएस से, अमेरिका से जेनिया बहल जुड़ रही हैं, वहाँ की सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है जेनिया आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में। और जेनिया तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच पा रही हो तो मैम ज़रा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से पूरा ये पीस प्लान यूएस की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया इजराइल और गाजा के बीच में एक तरह से इंटरवीन करते हुए, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है वो इतना इजी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ इम्प्लीमेंट होना अपने आप में बहुत टफ नजर आता है। एक बड़ा पॉइंट चारों तरफ से ये निकल कर आ रहा है कि गाजा और इजराइल का फायदा हो या ना हो, इसमें ट्रंप अपना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल इंटरेस्ट जरूर दिखाते हैं, उनका पर्सनल गेन नजर आता है। देखिए, उनका पर्सनल गेन तो है ही इसमें। वो कब से व्हाइट हाउस चाह रहा है और ट्रम्प चाह रहे हैं कि वो, जैसे आपके शो पे भी चर्चा हुई कि वो नोबेल पीस प्राइज जीते या नोबेल पीस अवार्ड जीते, लेकिन उनका वो हो नहीं पा रहा है उनके लिए, ठीक है ना। वो उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, इतनी कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं दिया है कि ट्रम्प ये जीते, और वो एक बात है। अब दूसरा, गाजा और हमास और इजराइल की जब बात करें, इजराइल ने क्लियरली कह दिया है डज नॉट सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, जो काफी यूरोपियन कंट्रीज एट दिस पॉइंट सपोर्ट कर रही हैं, इंक्लूडिंग द यूके। और जब ट्रम्प यूके गए थे, उन्होंने सरासर कहा था कि द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड आई डिसएग्री कि आई डू नॉट बिलीव इन पैलेस्टीन एट दिस पॉइंट, आई डू नॉट सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। और ये जो अभी सीज फायर है, अभी और डिटेल्स और निगोसिएशंस अभी होने हैं, इस पे और चर्चा होनी है। फिलहाल तो ये प्राइमरीली जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज करने के लिए, और आईडीएफ ने ये कहा है कि वो थोड़ा
मिलिट्री ऑफेंसिव अपना टोन डाउन करेंगे ताकि हमास कैन प्रिपेयर टू रिलीज द हॉस्टेजेस, द रिमेनिंग हॉस्टेजेस। लेकिन हमास ने क्लियरली कहा है कि वो सब हॉस्टेजेस तभी निकालेंगे और वो सीज फायर तभी करेंगे इजराइल के साथ जब इजराइल कंप्लीटली अग्रीज टू कंप्लीटली विड्रॉ फ्रॉम गाजा, जो शायद होने वाला नहीं है। तो दोनों तरफ से इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहां पे एक कंप्लीट सीज फायर होना बहुत ही मुश्किल है। ज़रिया, लेकिन एक और बात जरा समझाइए, ठीक है, ये नोबेल पीस प्राइज तो एक अपने आप में एक बहुत ये पर्सनल इंटरेस्ट नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह से उस पूरे पीस प्लान के जो 20 पॉइंट्स हैं उन 20 अलग अलग बिंदुओं में ये कहा गया कि गाजा पर एक तरह से यूएस अपना होल्ड या अपना कंट्रोल चाहता है, मतलब जिस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा पीस प्लान है उसमें गाजा के अंदर यूएस अपना झंडा फहराना चाहता है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे पीस प्लान के जरिए अभी जो एक बड़ी अस्थिरता और एक नाराजगी बड़े लेवल पे यूएस के अंदर ही नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनकी नीतियां, चाहे वो टैरिफ हो, महंगाई हो, शटडाउन हो, इन सारी चीजों को लेकर वो एक मैसेज देना चाहते हैं आने वाले इलेक्शंस के गेन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है उनके इट वाज पार्ट ऑफ हिज पोल प्रॉमिसेस, यूक्रेन वॉर को एंड करना वाज पार्ट ऑफ हिज पोल प्रॉमिसेस, वो अभी हो नहीं पा रहा है। पुतिन के साथ उन्होंने बहुत कोशिश करी, अपनी जो जुगलबंदी थी पुतिन के साथ उसका फायदा उठाने के जरिए उन्होंने पुतिन को अलास्का भी बुलाया, अलास्का समिट के दौरान उनसे बातचीत करी और ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी रशिया ने यूक्रेन पे फिर से अटैक कर दिया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि पुतिन को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उन पे फेथ नहीं रख सकते हैं, और वो मुझे अब गुस्सा कर रहे हैं और अपसेट कर रहे हैं। तो वहां पे उनका वहां पे वो कुछ कर नहीं पाए, वहां पे उनकी वहां पे कुछ हो नहीं पाया उनका। अब वो ये गाजा ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कर सकें, यहाँ पे पीस ला सकें, क्योंकि इतने टाइम से तो वो काफी हद तक इग्नोर कर रहे थे। गाजा में स्टारवेशन हो रहा है, वहां पे लोग इतने मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, सिविलियंस इतने मर रहे हैं, 3.5 साल हो गए हैं और ऑलमोस्ट तब से लगातार हो गए हैं वॉर को। बिल्कुल, हाँ जी। और एंड अनदर थिंग इज व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने क्या कहा था कि गाजा इज अ कंप्लीट वॉर जोन, मोस्ट ऑफ गाजा हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अगर उसको रीबिल्ड करना है तो वहां से सब लोगों को हटाना पड़ेगा, पहले सारे सिविलियंस को हटाना पड़ेगा और फिर वहां वो रीबिल्ड हो पाएगा। तो ट्रंप की आंखें तो है ही हैं गाजा पे, एंड ही हैज अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड, तो उनकी वहां पे बिल्कुल आंखें हैं ही। एक तरीके से अपना पर्सनल गेन तो वो देखेंगे ही इस मामले में, नहीं तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे। यूक्रेन के भी मामले में उन्होंने देखा, लेकिन वहां पे वो पुतिन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ऐसा लगता है कि जितना भी वो पुतिन पे प्रेशर डाले, पुतिन इज नॉट गोना बैक डाउन। अब ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वो कितना प्रेशर डाल पाते हैं नेतन्याहू पे। जी, और ये प्रेशर आखिर वाकई में इम्पैक्ट होगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था इनफ फॉर वॉर, नाउ इज द टाइम फॉर पीस, और इसीलिए पीस प्लान पेश किया त्रिपाठी सर। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो, जो पर्सनल उनका इंटरेस्ट हो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को लेकर, ये भले अलग हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात भारत की करती हूँ, इंडिया की, जैसे ही पीस प्लान की बात हुई, इजराइल और गाजा की तरफ से कहा गया कि वो सशर्त तैयार हैं। भारत ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएस की तरफ से की गई इस मध्यस्थता का स्वागत किया, क्योंकि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। किसी भी युद्ध का समाधान ये कहा जाए कि लोगों की जान जाने से नहीं, किसी भी विवाद का शांति के फेवर के साथ में हमेशा से भारत की तरफ से कही गई। अब ये इंडियन डिप्लोमेसी का एक बड़ा हिस्सा माना जाए, ग्लोबली एक बड़ी इमेज जाती है कि ठीक है, यूएस के साथ में मौजूदा जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, लेकिन जो अच्छी चीज है उसके साथ में इंडिया स्टैंड करता है। भारत की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं रहे, कभी नहीं रहते, बिल्कुल हम शांति के पक्षधर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों युद्ध में शामिल दोनों पक्ष, यानी इजराइल और फलस्तीन, दोनों से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, और हम दोनों को ये समझाने में समर्थ रहे हैं कि हमारे एक से रिश्ते दूसरे के साथ रिश्ते से जुड़े हुए नहीं, हाइफेनेटेड नहीं है, डी हाइफेनेटेड है। आपको याद होगा 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत आए थे, और उसी के ठीक एक महीने बाद फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट आए थे भारत। तो ये दिखा रहा था कि हमारे दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं और दोनों देश इस बात को समझते हैं।
और हम देखिए हमेशा से ये कहते रहे हैं कि युद्ध जो है, वॉर किसी भी समस्या का अंत नहीं करता। नहीं होता, बिल्कुल। वॉर एक समस्या का अंत करता है तो 25 और समस्याएं जन्म देता है। और हर युद्ध के बाद चांद के लिए लोगों को नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना पड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता क्या है, अगर आपको बाद में बैठना ही हो। और कोई भी युद्ध हो, अगर लंबे समय तक चले तो दोनों पक्षों को की इकोनॉमी को 10 साल पीछे ले जाता है। चाहे वो इजराइल हो, और फिलिस्तीन की तो इकोनॉमी चौपट हो ही गई है जी। तो ये चीजें युद्धरत देशों को, वॉर मांगर्स को समझनी चाहिए। बिल्कुल और सर। एक चीज मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि इसमें एक खामी है जी। ये नहीं कर, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। एक प्लानिंग है कि आप युद्ध रोक दीजिए, फिर हम यहाँ स्थायी सीमा रेखा कर देंगे। एक लंबा विजन जो होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ दशकों से, डिकेड से यहाँ पर दोनों पक्ष में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई है, जो कि बढ़ती जा रही है। और किसी भी नफरत को, किसी भी आइडियोलॉजी को आप मिलिट्री के गन पावर से नहीं बदलते। उसके लिए मिलिट्री की गन पावर आपको ठीक है कब्जा दे देगी, लेकिन और आगे कुछ ऐसा करना होगा कि इंक्लूसिविटी हो दोनों पक्षों में। वो यहाँ सख्त कमी नजर आ रही है। सर, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उमा शंकर जी का मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले स्वर्ण सिंह सर, मुझे जल्दी से एक बात ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए। बार बार यूएस की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। एक तरफ यूएस कह रहा है वी वांट पीस इन गाजा, लेकिन बार बार ये भी सवाल उठता है कि ये वही अमेरिका है, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने यरूशलेम को जब इजराइल की एक तरह से राजधानी माना था, पूरे अरब जगत को भड़का दिया था। एक तरफ ये बड़ी बात होती है, दूसरी तरफ न्यूट्रल प्लेयर के तौर पर अपने आप को देखते हैं। लेकिन बार बार ये भी कहा गया कि जब भी डिफेंस फंडिंग की बात हुई तो हमेशा यरूशलेम को मिला है, कभी फिलिस्तीन को नहीं मिला। तो कैसे न्यूट्रल प्लेयर हो गए? अमेरिका को न्यूट्रल प्लेयर मानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इजराइल के हितों की बार बार बात करता है। आपको याद होगा कि पहले कार्यकाल में उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो भी जेरूसलम में ट्रांसफर करने की बात की थी जी। और अब जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि इसमें समय सारणी है नहीं कि क्या चीज कब तक होनी है। तो अभी देखें, हमास ने सैद्धांतिक तौर पर कह दिया कि हम सारे हॉस्टेजेस को रिहा कर देंगे, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि एक अच्छा माहौल तो तैयार करने की जरूरत है। जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा इजराइल को कि आप हमले रोक दें ताकि सुरक्षा से हॉस्टेजेस को वापस लिया जाए, पर हमास कह रहा है कि नहीं, अच्छा वातावरण बनाने के लिए बातचीत करनी होगी। और उनका तो सबसे बड़ा इस वक्त दोस्त पाकिस्तान है, वो बार बार कह रहा है, आपको याद होगा इशाक डार कल ही कह रहे थे नेशनल असेंबली में कि वो इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और वो जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपस में ही कितने टकराव हैं। और ये बात सही है कि राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया सबसे पहले वहां निवेश करने का है, और निवेश करने से अमेरिका को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उनका वो उस पर ज्यादा बड़ा ध्यान है। उनका बड़ा ध्यान इजराइल के हितों पर है। तो एक तो सैद्धांतिक तौर पर बातें हैं, यहाँ अभी लगातार एक तरफ से कोई व्यक्त आवाज आती है, कोई दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आता है, फिर भू राजनीति के नजरिए से आप देखें तो क्या स्वर्ण सिंह जी, क्या इसे माना जाए कि जो पीस प्लान तैयार किया गया, उसके जो 20 बिंदु, एक जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, वो जल्दबाजी में और सिर्फ सतही है? मतलब उसको आखिर जमीनी स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी, उसकी दूरदर्शिता किस रूप में होगी, वो आने वाले वक्त तक कितने वक्त तक ये कहा जाए स्टे रह पाएगा, इन सारी चीजों पे विचार नहीं किया गया। उस पर भी आप देखें, जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार कह चुके हैं कि जो 22 सितंबर को 8 मुस्लिम देशों ने ड्राफ्ट तैयार करके राष्ट्रपति ट्रंप को दिया था, जो 21 सूत्रीय था, उसमें एक सूत्र जो था कि इजरायली सेना सबसे पहले वहां से हट जाएगी, वो पॉइंट ही हटा दिया गया है और उस पर फेर बदल करके जल्दी से एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो सोमवार को जारी कर दिया गया। तो उसमें बहुत सी चीजें अभी साफ नहीं है, पर मोटे तौर से वो पूरे 20 सूत्रीय प्रस्तावना में आप देखते हैं कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर चिंता है,
बार बार कहा गया लेकिन कि फिलिस्तीन ऐसा की प्रबंधन करना होगा कि इजराइल की सुरक्षा पर कोई चुनौती या चिंता ना बनी रहे, जबकि चिंता बाकी पड़ोसी देशों को होनी चाहिए जहां इजराइल ने बिल्कुल फिलिस्तीन पर, लेबनान पर, ईरान पर और कतर पर हमले किए हैं। तो इन देशों की चिंता शायद उसमें नजर नहीं आती है, इजराइल की सुरक्षा की चिंता नजर आती है। जी और सर। हमस से अपेक्षा करते हैं कि आप निशस्त्र हो जाएं, अपने संगठन को भंग कर दें, भविष्य में कोई भूमिका की अपेक्षा ना करें। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जितना भी दबदबा अमेरिका का रहा हो, जितनी भी बड़ी सैन्य शक्ति हो वो, उसके बावजूद हमस सब चीजें मान ले, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बिल्कुल पर सर। समय एक तरह से टू बाई टाइम, हमस ने कुछ चीजें मान ली हैं और उन पर भी वो कह रहा है कि बातचीत करने की जरूरत है और लगातार वो बातचीत करने की कोशिश करता है। जनवरी 2020 में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इस तरह की प्रस्तावना की थी, जी कहा था कि $500 बिलियन का वहां निवेश करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। फिर इस साल जनवरी में एक प्रस्तावना हुई थी, उसका भी कोई ठीक असर नहीं निकला। तो बार बार इस तरह की कोशिशें हुई हैं, पर ये कोशिश कहां तक सफल होगी ये ये अभी कहना ये मुश्किल बिल्कुल, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन उमाशंकर जी, जिस तरह से पाकिस्तान की भी बात हुई, आप देखिए पिछले कुछ वक्त से अमेरिका की हर बात में हाँ में हाँ मिला रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नजर आता है। उसको लगता है कि भाई यूएस एक बड़ा निवेश जो है वो अमेरिका में खासतौर से पाकिस्तान में करेगा, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, और जिसकी अभी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, जिस तरह से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। लेकिन जैसे ही अब यू टर्न की तस्वीर पाकिस्तान की नजर आई, वो बड़ी हैरान कर देती है। पहले इसी पीस प्लान का समर्थन, लेकिन अब उस पीस प्लान पर सीधा सीधा यू टर्न ले लिया है। उस यू टर्न की वजह क्या नजर आती है आपको? उमाशंकर जी। नीति नजर नहीं आती है, क्योंकि जब जी जी ट्रंप ने इस पीस प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, जब इस पे सहमति बनाई, तो 8 बड़े जो ममालिक हैं अरब कंट्रीज के, मुस्लिम कंट्रीज के, उनको उन्होंने साथ लिया। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं था इसको समर्थन देने का। लेकिन जिस तरह से उसके डिटेल्स बाद में निकलकर सामने आए, जिस तरह से उनको घर में घेरा जाने लगा, क्योंकि जो फिलिस्तीन का कॉज है वो पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा कॉज है, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से यू टर्न आया। जो बात यहाँ पे हो रही थी कि ट्रंप कितने बड़े दोस्त हैं, देखिए अमेरिका जो है वो इजराइल का दोस्त है, ये तो मानी हुई बात है, लेकिन ट्रंप ज्यादा बड़े दोस्त हैं, यहूदियों के वो दोस्त माने जाते हैं। और जब मैं 2022 नवंबर में इजराइल जब गया था, तो गोलान हाइट्स में गया था, तो गोलान हाइट्स पे जो एक हाइट है वो ट्रंप के नाम पे रखा हुआ है, क्योंकि 1967 में जब सीरिया से इस हाइट पर इजराइल ने कब्जा किया, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, इजराइल के अच्छे से अच्छे दोस्त ने उसको मान्यता नहीं दी है इजराइल के पार्ट के तौर पे। लेकिन ट्रंप जब 2016 में राष्ट्रपति बनकर आए थे, तो उन्होंने उसको इजराइल के हिस्से के तौर पे मान लिया। तो इजराइल और ट्रंप की जो दोस्ती है वो अलग अलग लेवल की दोस्ती है। और अभी जो मजबूरी में ये जो पीस प्लान लाया गया है, उसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजह है। मैं जल्दी में अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक तो ये कि बहुत सारे जो यूरोप के देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन तमाम देशों ने जो फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की बात की, और यूएनजीए में दे भी दिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने भी दे दिया, तो एक दबाव जो है वो बना। और दूसरी तरफ जो 9 सितंबर का जो हमला हुआ कतर पर, उसके बाद जो अरब देशों ने जिस तरीके से ट्रंप को घेरने की कोशिश की, उसके बाद जो है विकॉफ को उन्होंने कहा कि जो पीस प्लान आप तैयार कर रहे हैं उनको सामने लेकर आए। तो ये 2 तरह से घिरे हुए दोनों लोग थे। एक तो लगातार जो है वो, चाहे वो नैरेटिव में ही सही, चाहे वो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता कि आपने मान्यता दे दी, क्योंकि 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर कोई जो कंक्रीट तरीके से बात अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। 20 सूत्री इसमें फॉर्मूले में जरूर कहा गया है कि इसको लेकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन क्लियर कट तरीके से उसमें 2 नेशन सॉल्यूशन की जो बातचीत है वो शामिल नहीं है। तो ये बेशक लड़ाई 2 सालों से चल रही है, 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो एक जो पीस फॉर्मूला लेकर आया गया, वो जल्दबाजी में लेकर आया गया। उसमें क्योंकि हमास को राइट ऑफ कर दिया गया है बिल्कुल एक तरीके से, उसके जो वार्ताकार हैं वो अब कतर में भी नहीं है, तो उनको जगह उसमें नहीं मिली। और अब ट्रंप की कोशिश है, क्योंकि जब तक हम और आप बात कर रहे हैं, इस बीच में ट्रंप का एक और ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आ गया, इसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल ने बमबारी रोक दी है, हमास जल्दबाजी करे, क्योंकि वो ज्यादा धैर्य दिखाने वाले नहीं है, तो लगातार वो धमकवा लेना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा तमगा उनको मिल जाएगा।
देखिए, यही आपने जैसे बीच में ही बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ये पोस्ट किया, लेकिन इसमें ही कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी नजर आता है, खासतौर से इजराइल के इस पूरे रवैये को देखा जाए तो वो सशर्त इस पीस प्लान का पक्षधर रहा, उसने स्वीकार किया, लेकिन जब से पीस प्लान आया तब से उसके हमलों में कोई अंतर नजर नहीं आया और अपने आप में यही बात बहुत गंभीर हो जाती है। मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार इस समय जुड़ रखे हैं हुसैन जावेद जी। हुसैन जावेद जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हुसैन जावेद जी, सवाल अभी मेरा उमाशंकर जी, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, उनसे सवाल मैंने पूछा था कि आखिर पाकिस्तान जो पहले समर्थन कर रहा था इस पीस प्लान का, अब यू टर्न आखिर कैसे ले लिया गया, क्या वजह है, क्यों आप समर्थन में नहीं है इस पीस प्लान के? नैना जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। देखिए, इसमें यू टर्न का तो कोई एलिमेंट नहीं है। यू टर्न तो ये होता है कि आपने इस बात पे एक बात पे एग्री किया है, अब आप उससे पीछे हट गए हैं। तो ये जो पीस प्लान था, जो आपका टॉपिक भी आज गजा के हवाले से, तो इस प्लान में सिर्फ इस्लामाबाद ही ऑन बोर्ड नहीं था, इसमें 8 इस्लामिक कंट्रीज थे और अब सब जानते हैं, सब ने ट्रंप के साथ मिलके अमेरिका के अंदर ये तय किया था कि एक तरह का इस तरह का पीस प्लान होगा और उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन जब वो हतमी ड्राफ्ट सामने आया, और वो कब सामने आया, जब ट्रंप साहब की नेतन्याहू से मीटिंग होती है और साफ लगा वो जो ड्राफ्ट सामने आया था उसमें वो चीजें नहीं थी जो उससे पहले इस्लामिक कंट्रीज के साथ इन्होंने तय की थी। इस पे सबके तहफुजात हैं, इस पे सबकी रिजर्वेशंस भी हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई यू टर्न की बात नहीं है। देखिए, लेकिन सबसे अहम सवाल जो है तमाम मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्या इस बात को लेकर के जो वहां पे 2 साल से चल रहा है वो ऐसे चलता रहे? 66,000 लोग अपनी जिंदगी खो बैठे हैं, क्या ये कम फिगर होता है? तो सब यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलना चाहिए। अगर सब मिलके वहां पर ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर कोई एड वहां पर पहुंचा सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। तो आई थिंक इस्लामाबाद हो या इसमें अंकरा हो या इसमें रियाज हो या इसमें दोहा हो, उन सब की सोच यही थी कि कम से कम इस ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट का हिस्सा बनना चाहिए, स्टेटस को नहीं होना चाहिए। तो नहीं, लेकिन हुसैन जावेद जी, आप सिर्फ बात, ठीक है, पिछले 2023 से लेकर अभी तक तो सबसे बड़ा युद्ध नजर आया है गाजा और इजराइल के बीच में, लेकिन 2006 में जब से हमास को एक तरह से गाजा में सत्ता मिली, तब से लेकर अभी तक, 2008 में जब पहला युद्ध हुआ, 2012 में जब दूसरा बड़ा युद्ध हुआ, 2014 में जो तीसरा बड़ा युद्ध हुआ, 2021 से तो लगातार हम ये तस्वीर देखते ही रहे हैं, लगातार वहां पर इसी तरह की स्थिति चिंताजनक बनी रही है। और उस समय तो फिर ये कहा जा रहा है, कई लोगों की तरफ से ये भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि पाकिस्तान के लिए एक तरह से सियासत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, फिलिस्तीन बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला सुलझ जाएगा तो वो जो सियासत का एक बड़ा मुद्दा है वो पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें हमारा स्टेक जो है ना, देखें, हमारा फलस्तीन के साथ स्टेक क्या है, और आज से नहीं है, 1947 से है, और पाकिस्तान उस पर हमेशा खड़ा रहे कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे एक आजाद फलस्तीनी स्टेट कायम होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारा हमेशा से स्टांस रहा है, और हमारा उतना ही सख्त स्टांस ये भी रहा आज तक कि पाकिस्तान इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक 1967 का जो बॉर्डर था उसको रेस्टोर नहीं किया जाता। तो ये एक स्टांस रहा है। आप मुझे बताएं, क्या उमाशंकर जी कुछ कह रहे हैं, वो उनका रिएक्शन ले लेती हूँ, पहले सुन लेते हैं, फिर मैं देवनाथ जी का भी रुख करती हूँ। जी, आ रही हूँ सर, त्रिपाठी सर आ रही, उमाशंकर जी। जी देखिए, जावेद जी ने वही बातें कही है जो मैं कह रहा था कि पहले उन्होंने हाँ कह दिया और उसके बाद जब डिटेल्स बाहर आए तो एक प्रेशर पड़ा घर पे, जिसपे कि उन्होंने अब उस बात को लेकर इनकार करें। लेकिन बीच में हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, जो रेयर अर्थ है उसको लेकर इस बार प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं वो लेकर गए हैं, तो पाकिस्तान को अपना एक आर्थिक फायदा भी अमेरिका के साथ और एक नया रिश्ता जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान की जमीन से जिस तरह से आतंकवाद पनपता है बहुत ज्यादा उसके खिलाफ रहे हैं। लेकिन अब जब वो भी देख रहे हैं कि एक बिजनेस इंटरेस्ट उनका जो है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का हो चाहे वो रेयर अर्थ का हो, तो ये एक नई बनाई जो दोनों देशों के बीच या ट्रंप और पाकिस्तान के बीच पैदा हुई है। ये भी एक बात थी कि ऑन दिस वैल्यू
उन्होंने पाकिस्तान ने पहले इसको इंडोर्स कर दिया था, लेकिन जब डिटेल्स सामने आई कि ये क्या होगा, उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और इसलिए अब जो है वो यू टर्न की बात बेशक न स्वीकारे, लेकिन अपने स्टैंड से हटते हुए पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं और अगर आसिफ मुनीर उसी पर ही अगर उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो आगे दिक्कत ना हो जाए। वेल, त्रिपाठी सर आप कुछ कह रहे थे? कह रहा था मैं हुसैन जावेद साहब की बात की तस्दीक करता हूँ कि पाकिस्तान शुरू से मुसलमानों के फेवर में रहा है, शुरू से मुस्लिम उम्मा के फेवर में रहा है और इस नजरिए से वो फिलिस्तीन के साथ रहा है जी। लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आता कि ये जो है ये सहानुभूति, ये सिंपैथी तब कहाँ चली जाती है जब चीन उइगिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, तब पाकिस्तान इस पर चुप हो जाता है, तब पाकिस्तान कुछ नहीं करता, इस बात को भी नहीं मानता कि जुल्म हो रहा है। आपको याद है इमरान खान ने ये कहा था, वो बाद में बात हम देखेंगे, पहले और जगहों की बात देखते हैं। तो मुझे ये नहीं, शायद हुसैन जावेद साहब को ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की ये प्रो मुस्लिम या रिलीजियस सिंपैथी जो है ये उसके आर्थिक, उसके इकोनॉमिक फायदे से जुड़ी हुई है। जहां से फायदा मिलता है वहां उनको सिंपैथी दिखानी होती है। हालांकि सर ये तो चिंता की बात अंदर अपने घर के अंदर ही जिस तरह से पीओके और बलूचिस्तान में हो रहा है उसको लेकर भी, वेल ये अभी दूसरा टॉपिक हो जाएगा। देवनाथ जी का मैं रुक कर लेती हूँ, फिर एक साथ जवाब लूंगी, जावेद जी से चर्चा करती हूँ। जी देवनाथ जी। देखिए नैना जी, मामला जो है आसान भी है लेकिन गंभीर भी है और कॉम्प्लिकेटेड है। आसान आपको किस रूप में नजर आ रहा है वैसे सर? हाँ, आसान इसलिए है कि जब हम सीजफायर की बात करते हैं तो देखिए हमास तो बहुत बड़े हमले नहीं कर रहा था। खान यूनिस में उसका प्रेजेंस खत्म हो गया था, रफा में उसका प्रेजेंस खत्म हो गया, गजा में भी पूरी तरह से आईडीएफ का कंट्रोल था, सिर्फ अगर हम जबलिया रिफ्यूजी कैंप को छोड़ दें तो हमास बड़े हमले नहीं कर रहा था। हमले कर रहे थे इजराइल की आईडीएफ, इजराइल की एयरफोर्स। तो डोनाल्ड ट्रंप से 2 फोन और नेतन्याहू बाध्य हो जाएंगे बॉम्बिंग रोकने के लिए, लेकिन बड़ी चीजें फिर भी बाकी हैं। देखिए इमीडिएटली सीजफायर तो है, उसके बाद गजा के रिकंस्ट्रक्शन की बात उठती है। गजा का जो जितनी सिविक एमिनिटीज हैं वो तो धराशायी हो चुकी हैं, वहां पे सिविक सिस्टम कोलैप्स हो गया है, हॉस्पिटल सब बर्बाद है। बिल्कुल सर जी। तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स का रिकंस्ट्रक्शन है। अब अमेरिका ने पहले कह दिया था कि वो इसकी फंडिंग नहीं करेंगे। अमेरिका दबाव डाल रहा है यूएई पर, ओमान पर, कतार पर और सऊदी पर कि वह इसका लिए बिलियंस ऑफ डॉलर प्लेज करें। आज तक टोटल जो एस्टिमेट दिया है सिविल आर्किटेक्ट्स ने, टाउन प्लानर्स ने और टेक्नोक्रेट्स ने, उनका एस्टिमेट है कि गजा के रीबिल्डिंग पर $65 बिलियन का खर्चा आएगा और अभी तक प्लेज्ड क्वांटिटी सिर्फ कितनी है? मात्र $18.5 बिलियन। अब सवाल उठता है कि $18.5 बिलियन से गजा का रिकंस्ट्रक्शन कैसे चालू होगा? डेब्रीज की मैं बात बताता हूँ। अनुमान यह है कि 50 मिलियन टन डेब्रीज हटानी पड़ेगी। जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनका एस्टिमेट है कि इतनी बड़ी डेब्रीज को क्लियर करने में 5 से 10 साल का समय लग जाएगा। तो मामला जमीन पर पेचीदा है। और उसके बाद जो ये डोनाल्ड ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि वेस्ट बैंक का स्टेटस क्या होगा, वहां पे जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं क्या इजराइल उससे पीछे हट जाएगा, जो माउंट हरमन है या गोलान हाइट्स हैं उनका क्या होगा भविष्य में, क्या इजराइल जहां पर लेबनान में लिटानी रिवर तक अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन कर रहा है, क्या वो उन हाइट से वापस आ जाएगा, लिटानी रिवर से दक्षिण की तरफ आ जाएगा? और सर अभी तो वैसे भी कहा जा रहा है 80% गाजा तो वैसे ही तबाह हो चुका है, 20% जो बचा कुछ है, मुझे लग रहा है जैसे ये पूरी काउंटडाउन जो है टाइमलाइन का एंड होगा, काउंटडाउन शुरू होगा टाइमलाइन एंड होने के, इजराइल पता चले वो उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। लेकिन मैं जल्दी से स्वर्ण सर आप ही का ये देवनाथ जी की इसी पॉइंट को लेकर कि $65 बिलियन, यानी कि अगर हम इंडियन रुपए के तौर पर देखें तो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए आखिर कहां से अरेंज होंगे? क्या आपको लग रहा है कि वही अरब कंट्रीज और बाकी सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इस रूप में नजर आएगा, पाकिस्तान भी उसमें भूमिका निभाएगा जो अभी हितैषी या फिर समर्थन की बात कर रहा है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एक तरह से, क्योंकि आप देखें कि टैरिफ हाइक करके राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग देशों को मजबूर किया कि वो बड़ा निवेश अमेरिका में करेंगे, इस तरह के वायदे करें। जैसे यूरोपियन यूनियन ने $600 बिलियन अमेरिका में निवेश करने की बात की।
तो उनको लगता है गाजा में भी किस तरह से ये अरब और मुस्लिम जो देश हैं इनसे एक तरह से प्लेज करा लिया जाए, प्रॉमिस कर दिया जाए कि ये बहुत बड़ा निवेश इस सब इलाके में करेंगे। और कुछ हद तक ये लोग, क्योंकि देखें तेल की खपत दुनिया भर में कोशिश हो रही है कि खत्म की जाए और दूसरी ग्रीन एनर्जी को यूज किया जाए, इसलिए ये सब देश भी विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कहाँ दूसरी जगह में निवेश करें कि इनकी जो है वृद्धि दर बना रहे आने वाले समय में। कुछ हद तक ये जैसे टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनका भी कुछ इंटरेस्ट होगा गाजा में निवेश करने का। पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये दिलचस्प देखें एक तरीका है कि यहाँ सबसे पहला ये 20 सूत्रीय प्रस्तावना में पूरा ध्यान है इजराइल की सुरक्षा और वहां के विकास के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। वहां हमस हटकर दूसरे फिलिस्तीनी लोगों को क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं, क्या फिलिस्तीन स्टेट बनेगी नहीं, ये बाद में भविष्य में कभी देखा जाएगा। और उसमें एक बहुत बड़ा एक्टर उभर कर निकलता है पाकिस्तान, जो मुस्लिम देशों के साथ एक तरह से सरगना बनने की कोशिश में है। और उसके दो प्रॉब्लम है, आप देखें, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी कोशिश है कि चीन से भी दोस्त बन जाए, ये मुस्लिम देशों का भी सरगना बन जाए, अमेरिका से भी हाथ बढ़ा ले, तो वो ये जो उसकी विदेश नीति में कोशिश है वो उसको मजबूर करेगी कि जैसे अभी कहा गया कि जब चीन से दोस्ती की बात आती है तो उइगर लोगों के शोषण पर चुप रहता है पाकिस्तान। जी जी। तो क्या अमेरिका से दोस्ती बनाने में फिलिस्तीन पर भी चुप हो जाएगा पाकिस्तान, ये देखना होगा। पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर घर में भी फूट पड़ रही है पाकिस्तान में एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आसिम मुनीर हैं और शेख जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, वो लगातार स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं अमेरिका का। और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक डार, वो लगातार अलग आवाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल को पाकिस्तान कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान हमेशा से जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी मानता है, और क्या वहां हम पाकिस्तान की फौजें भेजेंगे, यदि वो वहां शांति व्यवस्था बनाने में जरूरत पड़ती है तो उस पर बातचीत कोशिश करेगा। तो उनकी आवाज देखें बिल्कुल अलग है। तो घर में भी अलग अलग आवाजें हैं पाकिस्तान यही मैं मुझे लग रहा है जावेद जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जावेद जी, स्वर्ण सिंह सर की बात से कितना सहमत है? क्या वाकई में इसी तरह से अंदर खाने ही नाराजगी नजर आ रही है, अलग अलग धड़े बढ़ गए हैं क्या? तो हुआ है, और आपने जो सवाल किया था वो सवाल बहुत ज्यादा वाजिब भी था कि अगर वहां पे इतना मलबा पड़ा है उसके लिए पैसे कौन देगा, रिहेबिलिटेशन जो है वो वहां पर कैसे हो पाएगी, ये सब चीजें। मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल बताऊंगा। सऊदी अरब तैयार है, इसमें कतर तैयार है, इसमें यूएई तैयार है, मुस्लिम कंट्रीज तैयार है। आपको पता है उनके पास बेशुमार उनके पास पैसा, उनके पास वसाइल है, वो वहां पे रिहेबिलिटेशन में मदद कर सकते हैं। मैं देवनाथ जी की जो बात है उससे एग्री करता हूँ, टाइम लगेगा, टाइम उसमें लग जाएगा, लेकिन काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा था पाकिस्तान का इसमें रोल क्या होगा। पाकिस्तान का रोल सिर्फ यही हो सकता है कि या तो अगर वहां पे ज्वाइंट पीस फोर्स जाती है तो हमारे फौजी भी वहां पे अमन के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, और जितनी वहां पर उनको एड चाहिए उसकी सप्लाई में मदद दे सकते हैं। लेकिन आखिरी बात, इस सारे अमल में अगर कोई बंदा बाधा डाल के खड़ा है, उसका नाम है नेतन्याहू। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहां से उनकी फोर्सेस, आईडीएफ वहां से चला जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे वहां पे 2 स्टेट इस तरह से बन जाए। अच्छा हुसैन जावेद जी, क्योंकि वक्त की कमी है, बस आप संक्षेप में मुझे ये समझाइए, क्या आपको लग रहा है ये पीस प्लान काम कर पाएगा, वाकई में इंप्लीमेंट होगा क्या, और हमास और इजराइल का युद्ध खत्म होगा क्या? जावेद जी जी जी, एक लाइन में यही पूछिए, आपको लग रहा है ये पीस प्लान काम करेगा? देखिए, हमास आपके सामने उनका आज का बयान आ गया है, वो सीज फायर के लिए भी तैयार हैं, वो इसराइल के लोग छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये प्लान, जितने प्लान बना ले, पेपर पे अच्छे लगते हैं, बातचीत में अच्छे लगते हैं, नेतन्याहू के लिए सूटेबल नहीं, उनको सूट नहीं करते। लेकिन आखिरी बात, एक शख्स उनसे अमल करवा सकता है, एक शख्स, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपना रोल यहाँ पे अदा करना होगा।
अगर वाकई जो उनके अंदर की ख्वाहिश है ना, यही एक बड़ी बात है। देखिए कि अभी अगर ये 20 सूत्री मांगे जो अभी फिलहाल इंप्लीमेंट होना काफी पेचीदा भरा नजर आता है, लेकिन समझिए 365 वर्ग किलोमीटर का गाजा पट्टी, आखिर कितना ज्यादा ये कहा जाए कि उसी गाजा पट्टी ने नाक में दम कर रखा है इजराइल के पिछले काफी वक्त से। लेकिन ये पीस प्लान क्या वाकई में काम आएगा? फिलहाल ये बड़ा पेचीदा है, जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट होता इतना आसान नजर नहीं आता। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर।